नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर जब हम रिपोर्टिंग करने आए थे तो उस वक्त हमें मिले एक ललित नामक एक शख्स जो पूरे किसान आंदोलन के पीछे जो हो रहा जो बहस है या आंदोलन है इसके बारे में पूरे विस्तार से वो हमें समझाते हुए मिले। बता दें कि इसमें से अधिकतर किसान, अगर 10 लाख की संख्या में अगर किसान आए होंगे तो उसमें से लगभग 7 से 7.5 लाख किसानों को ये अभी तक नहीं पता कि ये बिल है क्या। तो इस बिल को विस्तार से समझाने के लिए और इस बिल लागू करने के बाद देश को और देश के किसानों को क्या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्या क्या तकलीफ़ों को झेलना पड़ेगा, इसको पूरे ढंग से विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ ये खुद जुड़े हैं। ज़्यादा समय ना देते सीधे इनसे बात करते हैं। पहली बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमसे मिलने की टाइम निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को अपने इस मीडिया मंच के ज़रिए यहाँ पे बोलने का जो किसानों के हक़ में मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से आज किसान के जो 88 दिन का आंदोलन चल रहा है, पहले आंदोलन दिल्ली के सभी बॉर्डर पे था, जिसमें गाज़ीपुर बॉर्डर हो गया, टेकरी बॉर्डर हो गया, सिंगू बॉर्डर हो गया और चिल्ला बॉर्डर सभी तो और भी है। और यहाँ लगभग हिंदुस्तान के हर कोने से किसान यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि ये समय किसान की फसल काटने का टाइम है, फसल की बटाई का काम होना चाहिए था और इसमें सरकार को उस किसानों का सहयोग करना चाहिए था। लेकिन मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ और मेरी आत्मा अंदर से ग्लानि कर रही है कि 3 बिलों को लेकर जो किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा, उससे मैं ही नहीं, पूरा किसान परिवार जो है बड़ा दुखी है। और हर तरह से सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए और इस पर किसी न किसी तरह का चर्चा करके, अगर हो सकता है तो मध्यस्थता करते बीच का भी रास्ता निकल सकता है। सर, ये तो आपने बताया अपने बारे में, आप सीधे आते हैं अपने पहले सवाल पे। सर, इसमें से अधिकतर किसानों को अभी तक ये नहीं पता कि ये तीनों कानून है क्या। इनको ये नारे जरूर याद हो गए कि तीनों काले कानून वापस लो। पहले सर, काले कानून के पहले ये कानून है क्या, तो आप पहले विस्तार से समझा दीजिए हमारे किसान भाइयों को या जितने भी वीडियो देख रहे हैं कि ये कानून है क्या और इससे आपको क्या नुकसान है और सरकार क्या सोच के इस बिल पास की कि देश के साथ भला होगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को इस बारे में बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी नित मोदी सरकार ये कहती है कि भी हमने इस किसान बिल को पास करके किसान के हित में कार्य किया है, जिससे किसानों की खुशहाली आएगी, उनका विकास होगा। जो एक नारा होता है मोदी जी सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, मैं इस चीज़ के साथ आपके साथ हूँ कि सबका साथ और सबका विकास होना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज भारत 21वीं सदी से बाहर निकल के 22वीं सदी तरफ बढ़ रहा है और हमें संसार के सभी देशों के साथ रह के काम करना चाहिए। परंतु अब आती है किसान बिल की बात में। इसी किसान बिल को अगर आपने ही पार्लियामेंट में संसद में रखा था कि इस बिल को कांग्रेस सरकार लाई थी, तो मैं मानता हूँ तो अगर कांग्रेस पार्टी लाई तो कांग्रेस चोर था, तो महाचोर हो, आपने उसको लागू किया, या तो आप उसको रोकना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, किसान, आप कहते हो कि किसान को हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अपना सामान बेचने की पूरे अधिकार दे दिया है, लेकिन आप ही के अंदर कुछ स्टेट ऐसी है, कुछ राज्य ऐसे जहाँ के मुख्यमंत्री ने किसानों पर रोक लगा देगा, आप यहाँ सामान नहीं ला सकते हो। पहले तो आप उन राज्य के सीएम को, वहाँ के जो भी सरकार है उसको अपने अधीन लेते हुए काम कराएगा ताकि मिलजुल के काम हो सके। और एक किसान कोई हरियाणा पंजाब का, उसके यहाँ पे कोई फसल होती है, उसको फसल को बेचने ले जाता है, उसके यहाँ पे अगर रेट 1200-1300 रुपये क्विंटल गेहूँ का रेट है, और वही किसान उसी गेहूँ या बाजरा या धान को बेचने के लिए दूसरे अदर स्टेट में जाता है, वहाँ पे उसका रेट मान लो 200-300 रुपये फालतू हो भी गया, तो बीच में जो आपने पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ा दिए, तो उस रेट बढ़ने से तो उनका जो माल ढुलाई का किराया भाड़ा तो वैसे ही बढ़ जाएगा, टूल टैक्स लगेगा, तो किसान को मिलेगा क्या? इससे तो वो अपने घर में रख लेगा तो ही बढ़िया है इस चीज़ के लिए। सर, ये तो हो गया आपकी परेशानी के बाद। ये सब परेशानी जो है बिल लागू करने के बाद किसानों को आमतौर पर झेलना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि इतने लोग जो है आंदोलन करने वो बैठे हैं, लगभग 88 दिन पूरे हो चुके हैं। अब सर ये बताइए, दोबारा मैं उस सवाल का रखूँगा कि आखिर वो 3 बिल है क्या? आप क्या समझते हो उस बिल को, बिल है क्या? मेरे नज़रिए से जो मैंने बिल पढ़ा उसमें है, सबसे बड़ी है कि जो एनएसपी को लेकर बात चल रही है, किसान अपना अधिकार मांगता है कि मेरा जो सरकार द्वारा एक किसी भी फसल के लिए जो फिक्स मूल्यांकन होता है, जो रेट होता है वो होना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि हमने अडानी ग्रुप के द्वारा भी असीमित भंडारण का कार्य करा। असीमित भंडारण का मतलब क्या हुआ? आज वो किसानों से कम रेट पर वो फसल खरीदेगा और फिर अपने मन चाहे रेट से वो बेचेगा। उसमें किसान की नहीं, किसानों के साथ में भारत की जनता का भी नुकसान है। आज वो किसानों से 2 रुपये किलो चीज़ लेकर कल को
उसी चीज़ को उसको किसी मॉल शॉपिंग सेंटर के जरिए उसी सामान को, उसी सब्जी को, उसी अनाज को, उसी दूध को, उसी पनीर को, हर चीज़ को वो अपने मन चाहे रेट से 10 गुना 20 गुना करके बेचेगा, तो किसान का तो नुकसान है ही, साथ में भारत की जनता का भी नुकसान है। सर सरकार तो ये भी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है किसान जो है फसल करने के पहले ही, मतलब जितने भी खेती बाड़ी करने उसके करने के पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को साइन कर लेता है किसी भी कंपनी से, चाहे वो चिप्स बनाने की कंपनी, चाहे किसी भी कंपनी हो, तो सर उसका ये तो है ना कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके फसल उगने के बाद उसको उतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें किसान का भी तो फायदा हो सकता है। तो इस चीज़ के भी खिलाफ क्यों? नहीं, इस बात के लिए मैं कहता हूँ क्या कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है क्या? ये तो सरकार वैसे भी किसानों के साथ रह के काम करा सकती है, किसी कंपनी का होना क्या जरूरी है? आज देश को आज आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, क्या पहले से किसानी नहीं हो रही है? अंग्रेज़ों के टाइम जब हमारा देश गुलाम था 200 साल रहा, उसमें कंपनी राज था, फिर विक्टोरिया राज आया तब भी चल रहा था, उससे पहले भी काफ़ी राजा महाराज के टाइम में भी काम चल रहा था। किसान तो हम इस सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर 80 से 85 व्यापार एक चीज़ होने का जो भी चीज़ है वो किसान और कृषि पर आधारित है, और उसके बावजूद भी भारत का किसान जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, जो अपने बच्चों को भूखा रख के हर चीज़ को सहन करके और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो आज व्यापार के अंदर को जो हमारे देश से जो चीज़ सप्लाई होती है, जिससे हमारे देश की इनकम टैक्स बढ़ता है, सेल टैक्स बढ़ता है, उसके बावजूद भी आज का किसान कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, और इस 3 काले कानून को देखते मुझे लगता है कि आगे भी किसान। सरकार तो यही कहती नहीं कि किसान कल भी गरीब था, आज भी गरीब है, लेकिन कल गरीब ना रहे, इसीलिए इस बिल को लागू किया गया है। वो कहती है सरकार जो है कि हम इसको सही तरीके से बिल लाए हैं, लेकिन किसान इसको समझने में थोड़ा पीछे हट जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार सही मायने में समझा नहीं पा रही, या किसान को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है? यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे खड़ी हो रही है? अगर ये बात है तो सरकार ने किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया आज तक? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी अधिक समय हो गया, तो आज तक किसान आयोग क्यों नहीं बना? और जब भी कोई बिल बना किसान के बारे में तो किसान यूनियन या उससे संबंधित किसी नेताओं को उसमें शामिल क्यों नहीं किया? उसकी राय पूछी क्यों नहीं गई कि कौन किसान क्या चीज़ चाहता है? अगर इस चीज़ को लेती शायद ये किसान में आज इतना बवाल नहीं होता। और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि आज हमारे देश के एक ही किसान के 2 बच्चे, एक बच्चा जो हल चलाता वो भी भूखा बैठा, और एक बच्चा जो देश के लिए शहीद होता, जब दुश्मन देश से गोली चलाता था उसमें जो शहीद होता वो किसान का ही लड़का शहीद होता है। सर कहीं ना कहीं इसी सरकार के एक नेता थे, क्या उनका मैं नाम जिक्र नहीं करूँगा, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान, इस नारे का उन्होंने निर्माण किया था। तो सर इस सरकार ने, आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं कि हमारे चैनल किसी भी सरकार के खिलाफ इस समर्थन में बात करती है, लेकिन सिर्फ जय जवान जय किसान इस एक नारे को 2 जुट में बात करके कि जवान जो है अब किसानों को रोकने के लिए खड़ा है बॉर्डर पर या किसी भी तरीके से, तो इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप अगर इतिहास को पन्नों को पलटना कर देखोगे तो शायद आपको याद होगा कि जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश सरकार आई थी, कुछ अंग्रेज आए, तो कितने मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, हमारे ही देश के कुछ नागरिकों को अपने आर्मी में भर्ती करके, और हमारे ही देश के जो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया स्वतंत्रता के लिए, हमारे जो जितने नेता शहीद हुए हैं, चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चाहे वो मदन मालवीय जी है, चाहे वो जितने भी हमारे देश को आज़ाद करने में जितना भी सहयोग रहा है, उनके सामने जो आर्मी खड़ी करी तो हमारे देश के लोग ही तो खड़े। वही कूटनीति और वही राजनीति आज सरकार चल रही है कि एक भाई के सामने दूसरे भाई के हाथ में बंदूक देकर उसके सामने खड़ा कर दिया कि इनको रोको। ये तो एक परिवार में 2 भाइयों को लड़वा के अपना राजनीतिक पहलू सीधा करने में सरकार लगी हुई है। सर चलिए ठीक है, तो माना जय जवान जय किसान की बात। अब आते हैं अगले सवाल पे। सर ये किसान जो गरीब किसान हैं, जो 88 दिन से बैठे हैं, सर कहीं ना कहीं इसके पीछे भी लगता है कि कोई ना कोई ऊपर तरह से शायद फंडिंग होती हो। सर अगर ये वास्तविक तौर पर गरीब होते, क्योंकि सरकार बोलती है कि ये फर्जी किसान है, क्यों कि ये किसान फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। पहली बात कि क्या ऐसा है कि किसान जो है थोड़े से अच्छे घर से नहीं हो सकते, किसान फॉर्च्यूनर में नहीं घूम सकते? क्या किसान का ऐसा है कि सिर्फ कुर्ता पैजामा या जो किसान का जो पहनावा उसी में घूमेगा? सर दूसरी सवाल कि सर क्या किसान जो है, जो इतने बैठे हैं सड़क पर 88 दिन से, घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, मतलब जो परिवार छोड़ के अकेले आए हैं, सर घर फसल छोड़ के, किसानी छोड़ के, वो आखिर किस तरीके से सर मतलब इतने लंबे दौर से आंदोलन में बैठा है कि उसकी कोई कमाई नहीं, उसकी कोई रोजगार नहीं, यानी कहीं ना कहीं ऊपर से फंडिंग आती है। अगर वो आती है तो सर कहाँ से? क्योंकि सरकार के तो आप खिलाफ है, फिर कहाँ से ये सब फंडिंग आ रही है? किस तरीके से काम चल रहा है आंदोलन? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। सरकार कहती है कि भी इनके पास फंडिंग बाहर से आ रही है, विदेशों से, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ो गैंग, जाने क्या क्या नाम से उनको करते हैं। मैं
आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि मैं भारतीय हूँ और भारत के लिए मेरे पे जो भी बनेगा मैं करने के लिए तैयार हूँगा। अगर मेरे को शहीद होना पड़ेगा शहीद भी होऊंगा। अब आई किसान की, किसान का जीवन तो पहले से ही गरीबी और भुखमरी का, किसान तो वो चीज़ है। और किसान किसी एक जाति का नाम नहीं है। किसान में तो जो 1 बीघा ज़मीन बोता है वो भी किसान, इसके बाद 10 बीघा ज़मीन वो भी किसान है। किसान में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई जैनी नहीं। किसान वो जो हल चलाता है वो किसान है। और किसान की ज़िंदगी तो भूखा मरने की है। वो अपने बच्चों को भूखा रख के पूरे देश का पेट भरता है। अब आती है, अभी पीछे मैंने जैसे देखा, और मैं इस बात से मैं भी दुखी हूँ कि जो 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ वो दुखद घटना थी। लेकिन उसमें मुझे जहाँ तक लगता, मेरे अपने विचार पर्सनल, कि कहीं ना कहीं सरकार की अपनी खुद की कमजोरी रही है। क्यों? आज आप मीडिया के जरिए किसी से दिखा रहे हैं कोई टूल किट वगैरह ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, सीडीआई है, या सीबीआई, इस तरह जितने भी है, आप ये देखिए ना कि जब किसी देश के अंदर कोई भी आतंकवादी ऐसे घुसता है तो उसकी सूचना पहले सरकार को दे दी जाती है। तो जब आपको पता था कि ये 26 जनवरी को ये कांड होने वाला, तो आपने उन देशद्रोहियों को पकड़ा क्यों नहीं है? और आज भी मैं कहता हूँ मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। अगर हमारे देश के लिए कोई देशद्रोही खड़ा तो उसके साथ मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूँ। तो उसके लिए मैं नहीं, पूरा किसान है। अगर किसान देशद्रोही हो जाएगा तो इस तरह से बात नहीं होगी। और मैं अभी कहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार को बीच का कोई रास्ता निकाल के, कोई मध्यस्थता करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे किसान का भी भला हो, देश का विकास हो और सरकार भी अपना कार्य कर सके। सर देखिए, वो तो भला होगा आज, नहीं तो कल अगर अड़े रहेंगे तो या तो सरकार झुकेगी या तो किसान लौटकर घर वापस आएंगे। लेकिन सर आते हैं दोबारा उसी सवाल पे कि सर एक देश के अंदर भी एक लिमिटेशंस नाम की चीज़ होती है कि वो ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान हो, इंडिया या कोई भी देश हो, ऐसा नहीं सर अपने मन चाहे तरीके से जितना मन चाहे पैसा छापते जाए। कुछ नियम कानून वहाँ पे लागू होता है, कुछ सर आप बैरियर होते हैं कि इतने के अंदर ही आपको रहना है, आपकी सीमा है। तो सर आखिर आप लोग मान लीजिएगा पंजाबी सिख है या जो भी गुरु लोग हैं जो सेवा चला रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं अपने, आखिर कितने दिन तक सर? कहाँ से आ रहे हैं फंडिंग और वो कौन है जो आपके पीछे लगाने के तैयार है? रिहाना से कोई सर सपोर्ट आपको? नहीं, मैं रिहाना से कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। और रिहाना और जो भी इस तरह के जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके मैं खिलाफत में खड़ा हूँ। सर फंडिंग की बात है, मुझे नहीं लगता कहीं से किसान, मैंने कहा ना, किसान वो व्यक्ति है जो अगर एक दिन में 4 रोटी खाता तो वो मुसीबत में वो 4 रोटी को 4 दिन भी खा के अपना गुजारा कर सकता है। तो इसमें मुझे कहीं नहीं लगता किसानों को फंडिंग है, क्योंकि किसानों के पास पहले से अपने घर में इतना अन्न वगैरह है। रही दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया था कि किसान के अगर 2 लड़के एक बॉर्डर पर लड़ रहा है, यहाँ पे लड़ रहा, तो किसी किसान के ऐसे भी 2 के 3 बच्चे, एक हल चला रहा है, एक बॉर्डर पर लड़ रहा है, एक उसका किसान अपने हक के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आके अपनी मांग रख रहा। और जहाँ तक मेरा तो यही रहेगा कि सरकार को सुननी चाहिए किसानों की बात। और ये समय अभी देखिए, अब फरवरी का लास्ट महीना चला, मार्च अप्रैल के आते थे, अब चने की खेती है, सरसों की खेती है, गेहूँ है, जो इत्यादि फसल कटने वाली है। और अगर ये नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा इसमें तो। और रही दूसरी है भंडारण की, तरह कोई बात चलती आई है, किसान अगर अपने इस पर आ जाएगा तो इसमें सरकार ही विफल रहेगी। तो मैं कहता हूँ सरकार भी हमारी है, किसान भी हमारे हैं, देश भी हमारा, और हमें एक करके काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार जैसे बोलते हैं ना, मुसीबत में एक दरवाज़ा बंद होता था दूसरा शुरू हो जाता है या खुल जाता है? सर जैसे ही आपने इस रोड को छेका, यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, लगभग 3 बॉर्डर पे, चिला बॉर्डर पे हो गया, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे हुआ, बेंगलोर में हुआ, कर्नाटका साइड में, तो सर सरकार उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसका दूसरा समाधान, जैसे ये रोड बंद हो गया तो दूसरे तरीके से सुविधा करके कहीं ना कहीं वहाँ से रास्ता निकाल देगी कि जिन लोगों को अपने वाहनों को यहाँ से वहाँ ले जाना वो ले जाए, आप आंदोलन करते रहिए। तो सर सरकार आपकी बात सुन नहीं रही, आखिर कब तक लड़ेंगे आप, क्या लगता है? नहीं, सरकार कब तक लड़ेगी? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात आगे पहुँचाने का अधिकार है। कब तक? कभी ना कभी तो किसान जाग चुका, किसान किसी से डरने वाला नहीं है। अब अपनी मांगों को लेकर वो लड़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और सरकार का क्या है, हमने ही सरकार बनाया। सरकार बीजेपी या कांग्रेस या कोई पार्टी है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं करा, जो भी सरकार बनती है, चाहे क्षेत्र लेवल पे बने, चाहे वो राष्ट्र लेवल पे बने, उसको जो मत मिलता है वो किसानों का मिलता है। कि जब किसान अगर अपनी अति पे आ जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। हम लड़ेंगे नहीं, हम अपना दूसरा पहचान करेंगे, हम किसी तीसरे बंदे को अपना मत पत्र देकर उसको पहचान करके उसको आगे बढ़ाएंगे। कोई ना कोई तो हमारी बात सुनेगा, आज नहीं सुनेगा, 2 महीने सुनेगा। अरे मैं बात कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी दर्शन तो सर शाहीन बाग में भी इतने दिन चला, लेकिन उसका भी सरकार ने दूसरे तरीके से उसे खत्म कर दिया।
कोरोना का इस्तेमाल करते हुए लॉकडाउन लगाने के पहले जो है सारे जितने भी वहाँ पे बम्बू का इस्तेमाल करके जो शेड टाइप बने थे सभी को उन्होंने तोड़ दिया, सबको अपने अपने घर वापस भेज दिया। आपको नहीं लगता कि किसी न किसी ये सरकार, प्रत्यक्ष रूप में सरकार है, दूसरे तरीके से जो है इस चीज़ को लागू करते हुए आपको हटा देगी पीछे? देखो, शाहीन बाग जो है वो एक जाति विशेष को लेके, एक एनआरसी को लेके बात उठी थी, लेकिन ये किसान है। किसान के मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो किसान है उसकी कोई जाति नहीं होती है। किसान में जो ज़मीन बो रहा है, जिसके यहाँ पशु है, जो हल चलाता है, वो किसान, और किसान का कोई मतभेद नहीं होता, और यहाँ सभी एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ शाहीन बाग का तो कोई रोल है नहीं इसी के चीज़ में। आपके बात करो रही सरकार की, कौन सरकार ने, हर जिस सरकार का अपना एक पावर होती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो क्यों चाहेगी कि सामने अपोजिट में जो भी काम करेगा उसको तोड़ने की कोशिश करेगी? लेकिन हमारा भी तो अधिकार, हम देश के नागरिक हैं, हमारा कहने का अधिकार। आज जो लोग पार्लियामेंट में बैठे, जो अपनी सरकार बैठे, क्या उन्होंने आंदोलन नहीं करा? मुझे आज भी याद है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जब वाजपेयी की सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, उस समय पे गैस महंगी हो जाती थी, पेट्रोल महंगे हो जाता था, पानी महंगा होता था, तो यही बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पर उतर जाते थे, मटके फोड़ते थे, सिलेंडरों को हाथ में लेकर चलते थे। इन्होंने भी तो आंदोलन करा, आज पार्लियामेंट में आंदोलन करके तो गए। आज हम भी अपना लिए आंदोलन करेंगे। और जब तक ये तो एक बात है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको भोजन कैसे खिलाएगी? आज हम रो रहे हैं, हमारी माँ पार्लियामेंट में रहती है, उसको हमने चुन के भेजा ना। आप कहीं भी देखिए, हमने ही मोदी सरकार को पूरे बहुमत से पहले भी सीट दी थी, अब भी सीट दी है। तो उनको कहने की गलती हमारी खुद की है ना कि हमने उनको चुना। नहीं, वो उस समय का था, उसमें हमने देश की बात सोची थी, हमने राष्ट्र की बात सोची कि हमें जो बाहर के मुल्क है इस संसार के अंदर, हमें देखा कि कुछ मुल्क ऐसे जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमें अलग अलग करना चाहते हैं। हमने उसमें लगा कि मोदी बहुत अच्छा है, हम नरेंद्र मोदी का आज भी सम्मान करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। और नरेंद्र मोदी नहीं, हम उन सभी नेताओं को सम्मान करते हैं जो देश हित के लिए बात सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर हम देश के लिए सोचते हैं, हम सरकार के लिए सोचते हैं, तो सरकार का भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ व्यवहार होना चाहिए। हम देश से अलग हटके नहीं है, सरकार अलग नहीं है, और ये तो चक्कर चलता रहता। कभी ना कभी फिर चुनाव आएंगे, फिर हम देखेंगे कोई ना कोई नया बंदा चुनेंगे, कोई नई चीज़ आएगी, कोई नया प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। तो किसानों की बात तो सरकार को सुननी पड़ेगी, कानून को बदलना पड़ेगा। अगर उनको लगता कानून में बदलना नहीं चाहता तो कहीं ना कहीं संशोधन करने के लिए किसान नेताओं को बुलाना अनिवार्य है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा केंद्र सरकार को कि वो सभी जो भी किसान यूनियन है, जितनी भी हिंदुस्तान की किसान यूनियन है, सबको बुलाए, सबको बैठ के एक मंत्र से बात करे और कोई भी ऐसा रास्ता निकाले जिससे किसानों का भला हो, किसानों का विकास हो, देश का विकास हो। अगर ऐसे अलग कर चलेंगे तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी और इसका फ़ायदा दूसरा मुल्क जो हमारे देश को तोड़ने में लगा रहेगा, वो अपनी बातें करता रहेगा और हम आपस में लड़ते रहेंगे। तो बस मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार किसानों के साथ मिलकर काम करे, जो भी कानून है उसको पीछे हटाए और ये काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा से जुड़े एक किसान जिनका नाम था ललित, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि तीनों नए कानून आखिर है क्या और इनसे इनको परेशानियां है क्या। तो इसी तरीके से हम आगे अपडेट देते रहेंगे किसानों से जुड़े। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया।